हम कल क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, मैं उसी क्वेश्चन के फेज पे आता हूं, तो थोड़ा सा आगे हम और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट जो डिस्कशन किया था बेटा, NO2 ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, और Cl वाला भी कंप्लीटली बताया था, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हमारे पास आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें मैं आ जाता हूं कि हमारे पास COH CH3 COOH CH3 ठीक है, और यहां पर हमारे पास बेंजोइक एसिड। हो गया नोट डाउन? हुआ? यस सर। ठीक, आगे देखिए।
बातें नहीं यहाँ। चलिए, हो गया। चलिए, हुआ ना? ठीक। देखिए, स्टार्ट करें बेटा। हमने लास्ट जो कंप्लीट किया था वो ऑर्थो इफेक्ट के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन हुआ था। ऑर्थो इफेक्ट के लिए क्या रीजन बताए थे बेटा? रीजन क्या समझाया था ऑर्थो इफेक्ट के लिए? सर इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, सही है ना? तो हमें क्या करना है बेटा, यही कंडीशन देखनी है कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप हो तो सर इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेसिस पे ऑर्थो इफेक्ट को जनरेट करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? और उस बेसिस पे बेटा हमारे पास उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, हम कह चुके हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? तो अब उसी के बेसिस पे बेटा यहां पर जो क्वेश्चन आपके बनाए हैं वो क्वेश्चन में आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहां पर चलते हैं बेटा हमारे पास। तो देखिए यहां तो ऑर्थो इफेक्ट, अब इस पर्टिकुलर यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? प्लस आई होगा। ठीक है, यहां पर बात करूं तो ठीक है, बार बार नहीं चिल्लाऊंगा बेटा, ठीक है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू प्लस आई,
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है फिर से सीक्वेंस में हम बार बार एक ही चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम पहले किसी को बोल लेते हैं। जब बोल रखा है कि सीक्वेंस से चलना है तो क्वेश्चन हम उसी के बेस पे नहीं सोच रहे हैं, फिर गलत हो तो फिर ध्यान रखना ये आपकी गलती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट है, इसलिए पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को सोचना है। मैंने आपको बोला रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसको सोचो, फिर प्लस आई को सोचो, सीक्वेंस ध्यान रखो, बार बार नहीं बोलूंगा। और यहां पर तो कुछ है नहीं। अब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो वो क्या करता है बेटा, डोनेटिंग फैक्टर बनाता है, यस और नो। प्लस आई भी डोनेटिंग है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा वाला ये तो सबको क्लियर है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद डोनेटिंग ग्रुप वाले, कहां पर डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, यहां पर, मतलब जहां पर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। उसके बाद थर्ड आ जाएगा, देन बोलो सेकेंड, लास्ट इज फोर्थ वन। समझ में आया, समझ में आया। कोई केस ऐसा जो जिसमें दिक्कत हो रहा हो बेटा तो बोल सकते हैं। क्लियर है सबको, अरे यस और नो, ठीक है। इधर आ जाते बेटा। अब देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो ग्रुप लगे हैं सब ऑर्थो पोजीशन पे लगे। तो एक बात बताता हूं बेटा आपको, अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो तो यह बात तो सीधी सी ऑर्थो इफेक्ट है। लेकिन अगर आपके अलग अलग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगे, मतलब ऑर्थो इफेक्ट तो सभी केसेस में होगा, फिर मैं ऑर्थो इफेक्ट को ही केवल ऑब्जर्व करूं, ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब फिर मेरे लिए ऑर्थो इफेक्ट तो कॉमन हो गया ना सब में बेटा। तो क्या मुझे बताइए कि ऑर्थो इफेक्ट मुझे सेपरेट कर पाएगा कि किसकी एसिडिकेशन ज्यादा होगी, किसकी एसिडिकेशन कम होगी? नहीं कर पाएगा। तो ऑर्थो इफेक्ट से मैं फिर वहां पर नहीं ऑब्जर्व कर पाऊंगा। फिर मैं डिसाइड किससे करूंगा बेटा, सीधे सीधे इस केसेस में, जैसे अगर यहां पर कंडीशन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला केसेस मैंने ले लिया हैलोजन को अटैच करते हुए, और आपको समझा रखा है, ये ध्यान दीजिएगा, आपको समझा रखा है कि बेटा अगर हम आपको जब मैंने वहां पर उसके रीजन बता रखे हैं कि भाई हमारे पास उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के पीछे क्या क्या हमारे पास रीजन है, वो स्टेबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं पूछूं किस किस कंडीशन पर डिपेंड करती है बेटा, तो कौन सा पहला रीजन था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जो बना है बेटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा क्या बताया, क्या बताया था? साइज, ठीक है। और तीसरा क्या बताया था? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो अब बेटा ध्यान दो, यहां पर सब कुछ सेम दिख रहा है लेकिन केवल हैलोजन अलग अलग है, पोजीशन भी सेम रखी है। तो फिर सीधे सीधे किसको ऑब्जर्व करोगे बेटा? साइज को। जिसका साइज बड़ा, ऑब्वियस है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमने ये पहले भी डिस्कशन किया था उसी टाइप से, ये ऑर्डर हो जाएगा कि फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक देन द थर्ड वन, एंड थर्ड इज मोस्ट एसिडिक देन द सेकंड वन, एंड सेकंड इज मोर एसिडिक देन द फर्स्ट वन। और मेंशन कर लीजिएगा कि इसका रीजन क्या होगा कि जो अटैच ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है बेटा उसका साइज, समझे? ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं बेटा, लास्ट पार्ट इसमें अगर हम बात करें ये वाले में, इसमें भी देखो ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, सभी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगे, यानी ऑर्थो इफेक्ट तो सब में होगा। अब मैं ऑर्थो इफेक्ट से सेपरेट नहीं कर सकता हूं, तो मुझे किस बेस पे जाना होगा? देखो अब मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जब ऑर्थो इफेक्ट सब में लग रहा है फिर ऑर्थो इफेक्ट से आप नहीं देख सकते हो, फिर जनरल कंडीशन से देखोगे बेटा। और जनरल कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सभी आ गया, प्लस एम, माइनस एम, या और प्लस आई, माइनस आई, हाइपर कॉन्जुगेट, सभी कुछ आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? फिर जनरल से देखोगे, तो जनरल से देखोगे तो बेटा यहां ऑर्थो इफेक्ट तो सब में है। तो अब मैं किसको रिलेट करूं बेटा यहां पर, बताइए? माइनस एम इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू माइनस आई, हा कि ना? ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, ये क्या दिखाएगा? प्लस एम इज डोमिनेंट टू माइनस आई, ये प्लस एम दिखाएगा ना? ठीक है। ऐसे इसकी बात करो तो ये माइनस एम इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू माइनस आई।
और ये क्या दिखाएगा बेटा, प्लस एम इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू माइनस आई, नॉट प्लस आई बेटा, प्लस आई तो कोई भी ग्रुप नहीं है इसमें, ठीक है, अरे समझे, ठीक है। अब बेटा अगर इतना समझ गए, अब मुझे ध्यान रखना है कि प्लस एम वाले तो हमारे पास ऑब्वियस है कि बेटा बाद में आएंगे कि पहले आएंगे, बाद में आने वाला, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है तो उनकी तो बात ही नहीं कर सकते। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में से मैं पहले डिसाइड करूंगा। अब फर्स्ट और थर्ड में से आपको पावर देखनी है, तो किसकी पावर ज्यादा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? अब आप डिसाइड करो बेटा, हमारे पास सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में बेटा अगर आप ध्यान दो तो इसका डिलोकुलेशन ज्यादा होगा, जबकि इसका डिलोकुलेशन जो होगा अंदर रिंग के लिए कम होगा। क्यों? क्यों? हाँ बेटा, और कोई बोलिए। यहां भी लॉन पेयर अंदर शिफ्ट हो रहा है और वहां भी लॉन पेयर अंदर शिफ्ट हो रहा है। ये इधर भी जा सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, ये इधर भी जा सकता है, उसमें भी वो उधर भी जा सकता है, दोनों साइड पॉसिबल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि बेटा इस साइड से कोई मतलब नहीं, मुझे रिंग के अंदर कौन जाएगा और कौन ज्यादा जाएगा, किसका इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग के अंदर ज्यादा जाएगा, डिलोकुलेशन रिंग के अंदर किस लॉन पेयर का ज्यादा होगा। नाइट्रोजन पे जो है उस एलिमेंट पे जो नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है उसका, या ऑक्सीजन पे जो है, क्यों? क्यों? यस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यानी उस पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा रह पाएंगे। तो इसका मतलब शिफ्टिंग कब करेगा, तो कम करेगा, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कम जाने वाले हैं कॉन्जुगेशन में, तो नाइट्रोजन के ज्यादा जाएंगे। अब ज्यादा जाएंगे तो इसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो इसकी डोनेटिंग पावर कम होगी, तो फिर ये अच्छा हमारे पास एसिड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि वो एनाइन की स्टेबिलिटी को कम डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है लेकिन कम डिक्रीज करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कम डिक्रीज कर रहा है। एक कम डिक्रीज करने वाला, एक ज्यादा डिक्रीज करने वाला, तो स्टेबिलिटी ज्यादा डिक्रीज होगी तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी ना, हाँ कि ना? तो उस बेसिस पे क्या रीजन आ जाएगा बेटा हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, तो एसिडिक कौन होगा ज्यादा, सेकंड की फोर्थ? सेकंड। क्या क्लियर हुई मेरी बात सबको? यस और नो? तो ये कंप्लीट कंडीशन को ध्यान दीजिएगा बेटा। एनी डाउट? समझे? चलिए आगे आते हैं बेटा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आते हैं। ये केसेस भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखो सब ग्रुप अलग अलग है। अब पैरा पोजीशन पे है बेटा, तो ऑर्थो इफेक्ट की तो बात ही नहीं करनी है, सीधे माइनस एम इज मोर, ठीक है, टू प्लस आई, ठीक है ना। यहां क्या लिखू, माइनस एम इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू माइनस आई, ठीक है ना। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको ये बताया था मैंने, और अगर याद है तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड, बताया था। अब सल्फोनिक एसिड बेटा हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड का और ऑर्गेनिक का दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। इनऑर्गेनिक पार्ट है और ऑर्गेनिक पार्ट भी है, लेकिन ऑब्वियस है कि बेटा अगर इनऑर्गेनिक पार्ट आ गया और उसमें एसिडिक H है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है सिंपल पॉइंट के बेसिस पे कि H निकलेगा कहां से, यहां से निकलेगा COH ग्रुप से या SO3H से निकलेगा, SO3H से निकलेगा, ये ध्यान रखेगा। यहां से H रिमूव होने वाला है, H पॉजिटिव निकलेगा यहां से। क्यों? क्योंकि ये ध्यान दो बेटा कि यहां पर बनने वाले जो इक्विवेलेंट RS हैं वो कितने हैं, बताया आपको। यहां पर बनने वाले इक्विवेलेंट RS कितने हैं, 3, और यहां पर 2। तो इक्विवेलेंट RS जहां ज्यादा बनेगा बेटा वहां कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होने वाली है, इसलिए मोस्ट स्टेबल होगा।
समझे? रही बात बेटा ये प्लेनर ग्रुप नहीं है। अगर आप देखो ये रिंग से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ OH, इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp3 क्या प्लेनर रहा? अगर प्लेनर नहीं रहेगा तो रिंग से क्या करेगा बेटा? कॉन्जुगेशन करना उसको के लिए क्या हो गया बेटा? डिफिकल्ट हो गया। तो रिंग से बेटा वो हमारे पास रेजोनेंस बना ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के लिए sp2 या sp की बात हमने करी हुई है कि वो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सब लोग समझ पाए? तो ये ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो उस बेसिस पे अगर मैं बात करूं बेटा तो H यहां से निकलेगा और मुझे बताए बेटा ये ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा? -M और -I की तरह। और इनऑर्गेनिक एसिड वाला पार्ट है तो ये बाकी तीनों से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कि नहीं होगा? तो मैं तो सबसे पहले यहां 4th नंबर को लिख दूंगा बेटा। अब उसके बाद बाकी को डिसाइड करेंगे। तो बाकी को डिसाइड करने के लिए आपको वही कंडीशन है कि बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसमें ज्यादा होंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी बेटा हमारे ज्यादा एसिडिक होगा। बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताइए। फर्स्ट आ जाएगा बेटा, देन थर्ड, देन सेकंड। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? रीजन समझ में आया? यस और नो? ठीक है, यहां आपको कंडीशन दिया बेटा ABCD आपको ऑर्डर में अरेंज करना है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। बताइए। हमने जो फर्स्ट वाला किया उसमें तो कौन सा फर्स्ट वाला बेटा? सबसे पहले बात ये वाला? हाँ डोनेटिंग है और हमने डोनेटिंग वाले से ज्यादा स्टेबिलिटी। हाँ बेटा एक मिनट। हाँ ये थोड़ा सा प्लस आई मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा बेटा? एसिडिटी को कम करेगा ना यार। सॉरी हाँ ठीक है, इसमें ध्यान दो कि बेटा अपन इस ऑर्डर में यहां गलत पहुंच चुके। ठीक है तो करेक्ट करता हूं थोड़ा सा। सबसे पहले तो फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद बेटा हमारे पास 4th वन, देन सेकेंड, देन थर्ड लास्ट। क्योंकि बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे बेटा वो तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं ना। ठीक है ना, तो उस बेसिस पे ध्यान देना बेटा कि ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें। फर्स्ट क्यों हो रहा है ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन हमने ये जनरल ऑर्डर भी बनाया था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे कार्बन आयन के, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो यहां थर्ड तो आ ही नहीं सकता है, समझे? क्लियर? ठीक है, थैंक यू। हाँ बेटा, हाँ ओके। यहां आ जाते हैं बेटा हमारे पास जो मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं बेटा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट आप लेते हो बेटा उनमें ये कंप्लीटली एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, सिट्रिक एसिड। अब यहां पर आपको 4 अलग अलग पॉइंट मेंशन किए ABCD। ठीक है ना, इन चारों पॉइंट में से बेटा आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, उसके बाद फिर उसके बाद सबसे कम कौन है, तो ऑर्डर बताना है। तो बता सकते हैं बेटा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? बताइए जल्दी से बेटा। ए, अरे बोलो तो सही भाई, बाकी लोग भी तो दिमाग तो लगाओ ना बेटा। ए क्यों हो रहा है बेटा? ध्यान रखना बाद में क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है हर क्वेश्चन में मैं कहीं नहीं आने वाला। आप H पॉजिटिव निकाल के उसके कॉन्जुगेट बेस बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। वो हम क्यों निकाले सर, हम क्यों चेक करें, है ना बेटा? चेक कर ले, थोड़ा पेन चला ले तो चल काम बनेगा। क्या तू क्या सोचता बेटा कि बिना क्वेश्चन किए अपन बन जाएंगे कुछ भी? तो चेक करना बेटा, बोल रहा हूं उसके बाद तो चेक करना। हाथ बांध के बैठा है ऐसे, हद है यार तुम लोगों को, शर्म तो बिल्कुल नहीं आती यार तुम लोगों को। काम करना होता नहीं है, बस उसके बाद डिसाइड ये करना है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। हाँ बेटा, बी परफेक्ट। बी इज द मोस्ट एसिडिक, देन A, then
देन डी एंड देन सी। आपको समझाया बेटा, कल ही बोल रखा था कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, और अगर आप सी को देख रहे हो बेटा, वो प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। कितने डिग्री का अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल, और वो सबसे ज्यादा वीक एसिड होता है, यानी सबसे कम एसिडिक होता है। बताया था ना कल ही ऑर्डर, है ना? तो उस बेसिस पे बेटा ऑर्डर ये बन जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? अब ए बी में क्लियर हुआ सबको? हाँ कि ना? अगर क्लियर हुआ तो दिमाग लगाया है तो क्लियर हो जाना चाहिए। बी में बेटा हमारे पास ये डिलोक्लेशन में जाएगा, ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। यहां भी डिलोक्लेशन हो रहा है अगर आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन यहां नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बन रहे हैं। तो जहां ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहां दोनों जगह रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंपाउंड, ये हमने बात की हुई है। तो ऑब्वियस है वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और उस बेसिस पे बेटा हमारे पास यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी। और इसलिए हम ये कह रहे हैं बेटा कि हमारे पास 20 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद फिर तो हमने ए लिखा है। क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पार्ट हमारे पास है, बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों? अरे OH है तो क्या है? बोलो बेटा, उस सबका कंक्लूजन एक ही है। आप बस इतना बोल दो, समझ जाऊंगा मैं। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना था वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का पार्ट था कि नहीं था? तो आपको, और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहां आ रहा है? ऑर्थो इफेक्ट में आ ही रहा है। तो बस आपको यही कहना है। हाँ, मैं जब ये पूछूं कि ऑर्थो इफेक्ट आपने बोल दिया, तो मैं बोलूं कि ऑर्थो इफेक्ट में किसकी वजह से हो रहा है, तो आप बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए Y तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब रही बात बेटा X और Z में, बताइए X या Z? अब X अगर बात करो तो क्यों? हाँ, ऑर्थो इफेक्ट बेटा। यार कहीं पर भी ऑर्थो बोल दे रहे हो यार। 3rd पोजीशन पर लगा बेटा। हाँ बताइए, अगर ऐसा आएगा तो Z तो लास्ट ही आएगा, ये तो दिख रहा है आपको। फिर अगर ऐसा ऑर्डर बनता है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि यही है क्या कर, हाँ ठीक है, ये इस भाई साहब ने बोल रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑर्डर ऐसा ही बनना चाहिए। मतलब X सेकंड आएगा तो फिर Z तो 3rd ही आएगा, क्योंकि 3 ही है ना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं क्या ये ऑर्डर सही है? अगर सही है तो जो सही कह रहा है बेटा वो रीजन बताएगा, जो गलत कह रहा है वो भी रीजन बताएगा। जी सही है, पहले ऑर्डर बताओ। ठीक है, ऑर्डर में क्या होगा? Z पहले आएगा या Y पहले? Y सबसे लास्ट में आएगा। Y में भी चेंजेस है, Y तो ठीक है ना, ठीक है। फिर X सबसे लास्ट। अच्छा रीजन पूछूं तो Y भूल जाओ, Y तो हो गया बेटा। Y तो सबसे ज्यादा एसिडिक है ना। एक मिनट प्लीज, क्या कहा? रिपीट करेगा बेटा? X का जो हाइड्रोजन है वो Y का स्टेट का माइनस चार्ज, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके इतनी दूर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता बेटा। अरे यार तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं भी बना लेते हो क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए वो डिस्टेंस चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ये आपको पता है, वो कोई प्योर बॉन्ड नहीं है। इतनी दूर डिस्टेंस आप लेके चल रहे हो और यहां से यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हो। कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 2 3 4 5 कार्बन का डिफरेंस है बेटा। तो 5 कार्बन के डिफरेंस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि इतनी दूर में? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा। अगर ऐसा होता बेटा तो आपने ऐसा क्यों नहीं बना रखा था बेटा? जब डाइपोल मूवमेंट पड़ा था कि यहां पर OH है तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। यहां तो 4 ही कार्बन का डिफरेंस है यार, वहां तो 5 कार्बन का डिफरेंस अगर आप देख रहे हो तो।
क्यों नहीं किया था ऐसा बताओ? जब वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा ध्यान दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशंस बहुत अच्छे से क्लियर होना है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड को इन्वॉल्व कर दे रहे हो। आजू बाजू में है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही बेटा वो डिस्टेंस बढ़ाना स्टार्ट करेगा बेटा, तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब बनना डिफिकल्ट होगा और पैरा पोजीशन पावर डिफिकल्ट होगा। इसलिए क्या करते हो यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बनते, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये कहते हो आप जब पैरा पोजीशन होता है। तो एक मॉलिक्यूल ये, एक दूसरा मॉलिक्यूल, तो उसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। वो तो वैसा ही होगा ना जैसे दो वाटर के बीच में बनना है, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बनना है। हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर बेटा ऐसा एक मॉलिक्यूल में आप ये कंडीशन लगा रहे हो बेटा, तो ये सरासर नाइंसाफी है उस कंपाउंड के लिए यार। ठीक है, ओके। हाँ, और कोई रीजन बेटा, और कोई बताएगा? अगर ये ऑर्डर सही है तो रीजन, अगर चेंज करना है तो उसका भी रीजन, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहां पर रीजन ही है। हाँ, तू बोल रहा था बेटा। सर वो तो मैंने कुछ, हाँ बोलिए। बिल्कुल, बस सीधा सीधा लॉजिक लगा लो बेटा। ये COH ग्रुप, ये COH ग्रुप इस COH ग्रुप के ज्यादा नजदीक है या ये Z वाला बेटा जो COH ग्रुप है वो ज्यादा नजदीक है? X वाला। तो अगर X वाला ज्यादा नजदीक है तो उसको आपका माइनस है ज्यादा मिलेगा, विड्रॉइंग पावर ज्यादा मिलेगी। याद करो बेटा, मैंने आपको ये समझाया था वही जो कॉन्सेप्ट कि अगर COH के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो pK वैल्यू क्या होगी बेटा? फर्स्ट वन कम होते हुए जाएगी, बताया था? अरे कल ही तो करवाया है यार बेटा। COH के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या लिखा है स्टेटमेंट की COH के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि बेटा उसका Ka1 डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। लिखवा है कि नहीं लिखवा है कल स्टेटमेंट? उसमें ऑक्जेलिक एसिड और हमारा मैलिक एसिड का एग्जांपल दिया था। मैलेइक नहीं, मैलिक एसिड दिया था। ठीक है, तो वो कंडीशन ही लगाओ यहां पर दिमाग बेटा। इन दो COH के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है XY के बीच की या YZ के? YZ के। अगर YZ के डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि क्या होगा बेटा? माइनस आई कम भी होगा, तो कम होगा, विड्रॉइंग पावर कम होगी। यहां विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी, तो इसलिए ऑब्वियस है कि बेटा हमारा X ज्यादा H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए वो मोर एसिडिक हो जाएगा देन Z। फिर तो ये समझ गया, डन। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो? क्लियर हुआ? यस और नो? तो वो डिस्टेंस वाला केस देखो, अब मैंने यहां पर क्वेश्चन उसी बेसिस पे बना दिया जो आपको कल समझाया था। ठीक है, यहां जाते। क्लियर हो गया ना बेटा सबको? ठीक है, यहां जाते। बताइए इस केसेस में, बताइए बेटा X Y Z तीन केसेस आपको दिए हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक बताइए। बोलो। X, फिर X क्यों? माइनस कहां M कहां लग रहा बेटा? कॉन्जुगेशन दिख रहा तुझे क्या? तो हाँ, अगर X बोला है बेटा पहले, तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप डिसाइड अगर नहीं करोगे तो चीजें ऑब्वियस है कि आपको कनेक्ट नहीं करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है पहले डिसाइड करो। बोलो जल्दी। अरे कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन नहीं है तो बेटा हमारे पास प्लस एम माइनस एम की तो बात ही नहीं कर सकते। अब रही बात बेटा हमारे पास, हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है? बोलो, है कि नहीं है? दिख रहा ना बेटा सबको? ठीक है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो अब आ जाता है बेटा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है
अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा बेटा तो ये कैसा ग्रुप है, माइनस आई कि प्लस आई, माइनस आई, यानी विड्रॉइंग ग्रुप। ये सीओएच ग्रुप कैसा है, माइनस आई कि प्लस आई, मतलब दोनों सीओएच ग्रुप है तो माइनस आई दिखाएंगे। अब बेटा अगर आप ये डिसाइड करो तो मेरे हिसाब से पहले तो इतना दिमाग में सबको आ जाना चाहिए कि सीओएच ग्रुप से ही निकलने वाला जो H पॉजिटिव होगा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू NH3 पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, मतलब H पॉजिटिव पहला निकलेगा COH ग्रुप से, चाहे वो X हो चाहे वो Z हो। अब अगर आप ये कह रहे हो बेटा कि हमारे पास X और Z में से किस में पहले से निकलना चाहिए, तो कैसे डिसाइड करोगे? कौन सा होगा? X वाला। क्यों? क्योंकि उसके लिए माइनस आई ज्यादा नजदीक है तो विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास X से निकलने वाला H पॉजिटिव क्या होगा बेटा, जल्दी निकलेगा और ज्यादा निकलेगा, तो इसलिए हमारे पास X की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद Z, ये तो सीधे से समझ में आ रहा है, देन Y। समझे कि नहीं समझे? तो ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा। ओके, यहां आ जाते बेटा, इस पर्टिकुलर केसेस में आ जाते, बताइए XY। क्यों भाई? इससे तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप होगा वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू कोई भी साइक्लो कंपाउंड में अगर COH ग्रुप प्रेजेंट है। समझे? यस और नो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट केसेस है। इतना कनेक्ट हुआ सबको? ठीक, अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास फिनॉल के लिए हम कंडीशन आते हैं। देखो ये बेंजोइक एसिड का था, नेक्स्ट हमारे पास है फिनॉल। यानी हमारे पास बेटा C6H4, हमारे पास बेटा PHOH, ऐसा भी इसको लिखते हैं, या हमारे पास कंप्लीटली बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, कोई भी लिखो बेटा, बात एक ही है, बस इसलिए मैं तीनों कंडीशन मेंशन करते हुए चल रहा हूं। तो फिनॉल में यहां पर सीधा सीधा कंडीशन आपके सामने जो हमने जनरल बनानी है बेटा, पहले उसको समझें। OH इस पर्टिकुलर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड फिर से हमारे पास बेटा यहां पर OH, एंड लास्ट इज, अगर हम बात करें बेटा यहां OH और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो मेटा कहीं पर भी प्रेजेंट हो, ऐसे ये भी ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी प्रेजेंट हो, तो वो हमें ये बताएगा बेटा कि सबसे ज्यादा एसिडिक, आप बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? बोलो। फर्स्ट वन, देन सेकंड। यहां कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये जरूर मेंशन कर लेना, नो ऑर्थो इफेक्ट इन्वॉल्व इन नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल। फिनॉल में कोई भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बेटा आप सब में आप ऑर्थो इफेक्ट लगाओ, ऑर्थो इफेक्ट केवल और केवल बेंजोइक एसिड में होगा। बात समझ में आ रही? अरे समझे? ऑर्थो इफेक्ट केवल और केवल कहां होगा? बेंजोइक एसिड, और उसके बेसिस पे हम डील कर रहे थे, तो वहां पर हमने जो चीजें डिस्कस करी वो अभी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट? ठीक, अब यहां पर बात आती है बेटा कि अगर यह बात आप समझे, ये कंडीशन कनेक्ट हुई, तो मैं सीधे सीधे क्वेश्चन में ही मूव कर रहा हूं और क्वेश्चन के बिहाफ में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है बेटा, अगर हम फिनॉल से रिलेटेड बात करें तो पहला क्वेश्चन है, अब यहां ऑर्थो इफेक्ट मत लगाएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है? हो गया?
क्वेश्चन में Cl Cl ऑर्थो मेटा पैरा, फिर लास्ट PHOH। ओके, क्या इसमें कुछ नहीं है बेटा, PHOH खाली फिनॉल है। कंप्लीट। चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख लो, फिर बाद में आप करते रहना बेटा। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन है बेटा, पता नहीं यहां चलिए हुआ। हाँ हो गया, ठीक है। देखिए बेटा, ये जनरल ऑर्डर तो अगर आप समझ गए बेटा, उसी के बेसिस पे हमें आगे चलना है। तो Cl करें तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे लगा है और पैरा पोजीशन पे लगा है बेटा, तो वो +m भी दिखाएगा। लेकिन -i इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू +m इन केस ऑफ
Cl, ये बात क्लियर है सबको। यहां माइनस आई, इस केस में तो केवल माइनस आई लगेगा, और यहां माइनस आई डोमिनेंट एज कंपेयर टू प्लस आई। ठीक है, समझे? तो बेटा अब डिसाइड करो कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किस केसेस में हमारे पास होगी। फर्स्ट केसेस पे। अब फर्स्ट केसेस में देखो, फर्स्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो हमने ये कह दिया कि भाई प्लस एम डोमिनेंट नहीं है, माइनस आई है। अब माइनस आई है तो ऑब्वियस है माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है, सही है। तो फर्स्ट से ज्यादा हमारे पास कौन सा होगा, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकंड डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला कंडीशन, देन थर्ड, देन फोर्थ। क्या बात समझ में आई? लॉजिक क्लियर हुआ? पहले बताइए बेटा, क्योंकि देखो यहां पर थोड़ा सा हेलोजन के लिए कंडीशन बिल्कुल अलग है। अगर हेलोजन के लिए कंडीशन अलग है बेटा, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए रीजन क्या है, और रीजन क्या है वो आपके सामने लिखा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जी हाँ, क्लोरीन में, केवल क्लोरीन में, ठीक है ना। हेलोजन में भी हम मैक्सिमम ये इफेक्ट देखते हैं बेटा कि क्लोरीन में ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखता है, और क्लोरीन में हम सबसे ज्यादा इस चीज को लेके चलते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे आते हैं बेटा। CS3 के लिए कंडीशन कोई ऑर्थो इफेक्ट तो है नहीं, तो यहां क्या होगा, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू प्लस आई। ठीक है, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू प्लस आई, सही है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक, फोर्थ, ये तो दिख रहा है बेटा आप सबको। देन ठीक है, देन थर्ड, क्योंकि प्लस साइड डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वो ज्यादा डोनेटिंग दिखाएगा। फिर क्या आ जाएगा, थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, सही है। ऑर्डर समझ में आया सबको? कनेक्ट हुआ? ठीक है, इधर आ जाते बेटा। इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केसेस में बताइए बेटा, फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्यों फर्स्ट वाला क्यों होगा? हाँ बताइए, फर्स्ट वाला क्यों होगा? माइनस आई डोमिनेंट है, बताइए। माइनस आई डोमिनेंट है, तो फिर क्या होगा? तो सेकंड वाला होगा। इसके लॉन पेयर जब अंदर शिफ्ट होंगे बेटा, ध्यान दो, यहां पर चीजें सीधा सीधा हैं, चीजों में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आपको जो बताया इसे चल रहा हूं। इसके लॉन यहां नेगेटिव चार्ज, इसके लॉन पेयर अंदर शिफ्ट होंगे, बॉन्ड इधर टूटेगा, यहां नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन। बताए, डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। तब इसलिए बोलता हूं कि ध्यान दो कि अगर आपने वो सीट अच्छे से करके फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें ये डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन वाला पार्ट आपको 3 क्वेश्चन कंटिन्यू दिए हुए थे, जिसमें रेजोनेंस की जो पहली सीट थी, हाँ कि ना? हाँ, अब वो याद नहीं है सर अपने को, आपने क्यों याद रखें, है ना? तो वो नहीं याद रखो बेटा, तो ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, फिर गलत ही होगा। तो यहां ये नेगेटिव चार्ज क्या चले जा रहा है? इसके डिलोकेशन में, जबकि यहां वो नेगेटिव चार्ज जाएगा तो डिलोकेशन में नहीं जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम मिली। अब स्टेबिलिटी कम मिली तो ये स्टेबल कम हुआ। अगर कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इससे फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन द सेकंड। अब यहां पर रीजन ऐसा नहीं कह सकते कि बेटा हमारे पास माइनस आई का रीजन है कि माइनस आई डोमिनेंट है। माइनस आई तो बेटा अगर हम देखें बेटा, माइनस आई यहां पर भी है, माइनस आई यहां पर भी है,
ठीक है, आपने फिर ये बोला कि प्लस एम से ज्यादा डोमिनेट, चलो ठीक है, लेकिन कंडीशन ध्यान दो कि एक्चुअली बन क्या रहा, पूरा बना के देखो तो आपको कंप्लीटली पता चलेगा कि भाई वो नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट के पास में है तो उसके डी ऑर्बिटल में चले जाएगा, इसलिए वो स्टेबल रहेगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, यहां जाते बेटा इस पर्टिकुलर कंडीशन में बताइए सेकेंड इज मोर एसिडिक या मोर स्टेबल? मतलब एसिडिक कौन सा है? सेकेंड। ठीक है, ऑर्डर ये होगा, सेकेंड इज मोर एसिडिक देन द फर्स्ट वन। और रीजन क्या है बेटा? कि प्लस आई क्या है बेटा हमारे पास? यहां प्लस आई दिखेगा, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा, है ना? समझे? अरे समझे? तो समझे तो बेटा ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ध्यान दो बेटा कि यहां पर सर इफेक्ट लग रहा है। मैंने आपको समझाया था कि बेटा सर इफेक्ट कहां कहां नहीं लगेगा, उसके अलावा बाकी सब जगहों पे लगेगा। कहां नहीं लगेगा बताया था? बताओ कहां नहीं लगेगा? NH2 और कहां OH और कहां हेलोजन और कहां CN, इनमें सर इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन ये क्या उनमें से कोई ये ग्रुप है यहां पर? नहीं ना। ये कौन सा ग्रुप है? NO2, तो इसमें तो सर इफेक्ट लगेगा, ये बल्कि ग्रुप है। तो ये बल्कि ग्रुप है, सर इफेक्ट लगेगा तो ये आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। जब ये आउट ऑफ प्लेन आएगा तो फिर ये -M तो लगा ही नहीं सकता बेटा। अब -M तो यहां होगा ही नहीं, तो फिर क्या दिखाएगा? केवल -I दिखाएगा। जबकि इस केसेस में -M लग रहा और इट इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू -I। और हाइपर कॉन्जुगेशन से M इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है कि नहीं होता बताओ? तो -M की पावर क्या होगी? ज्यादा खींचने की होगी। तो अब मुझे बताइए, ज्यादा ये खींच पाएगा कि आप बताओ अब ये खींच पाएगा? बताओ, नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज कौन ज्यादा करेगा, फर्स्ट की सेकंड? तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये कंडीशन है बेटा ड्यू टू सर इफेक्ट। आप ध्यान दो, अगर सर इफेक्ट नहीं लगाओगे तो चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये भी समझ के चलना कि कहां पर वो सर इफेक्ट लग रहा है, और जो नहीं लगते हैं, जहां नहीं फॉलो होता हूं, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके अलावा बाकी सबके लिए आपको सर इफेक्ट को लेके चलना है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर हुआ या कहीं किसी को डाउट है? क्लियर, ओके। यहां आ जाते बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें ध्यान दो। सीधा सीधा कंडीशन ये कि बेटा यहां -M डोमिनेंट एज कंपेयर टू -I, यहां केवल -I, यहां पर भी -M इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू -I। डन? तो सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक, ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास क्या होगा बेटा? फर्स्ट, है ना? उसके बाद ये हो जाएगा ऑर्डर। अब एक बात आपको बताई थी, मैं उस पॉइंट पर आता हूं, मैंने डिस्कशन किया था। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है इसलिए अलग से चलता है बेटा, इसलिए आपको समझा देता हूं। स्पेसिफिक कुछ है नहीं, कल आपको डिस्कस किया उसी का पॉइंट है। आपको बताया था ना कि जब कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा उसके बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। बताओ, ये कल डिस्कशन किया था? अरे किया था, हाँ। तो कल हमने जो ये बात करी थी बेटा कि भाई अगर कॉन्जुगेट बेस बना, बेस कॉन्जुगेट के बेस के बनने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सही है? और ये बात भी कही थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड H पॉजिटिव निकलने से पहले बनेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो H पॉजिटिव निकलना ही नहीं चाहेगा, यही बात हुई थी। अरे ये सुनो, आई रिपीट द पॉइंट इज, कल हमने जो दो स्टेटमेंट वहां पर डिस्कस किए थे, कितना आपको याद है, कितना आपने लिखा है? मैं बार बार कह रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है। आप याद करो, उसको प्रॉपरली समझो, उसको लिखो, तो जब कंप्लीटली चीजें पता चलेंगे। कल हमने बात कही थी कि बेटा कि H पॉजिटिव निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इट इज वेरी स्टेबल फॉर द कॉन्जुगेट बेस। उस कॉन्जुगेट बेस के लिए वो स्टेबल कंडीशन होगी।
लेकिन अगर H पॉजिटिव निकलने से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो अब वो H पॉजिटिव तो निकल ही नहीं सकता है। अगर वो H पॉजिटिव निकल नहीं सकता है बेटा, तो उसके लिए वो कंडीशन H पॉजिटिव जब तक वो डोनेट नहीं करेगा तब तक मैं एसिड कैसे मान लूंगा? क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रॉस एंड अकॉर्डिंग टू एरिनियस, जो H पॉजिटिव जब तक देगा नहीं तब तक हम उसको एसिड नहीं बोलते। समझे कि नहीं समझे? तो बेटा H पॉजिटिव देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना बेटा, वो कुछ इस तरीके से आपको मैं दिखा देता हूं कि यहां पर OH, और अगर मैं बात करूं बेटा इस तरीके से, यहां पर NO2, N डबल बॉन्ड O, और यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सिग्मा नेगेटिव है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब वो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो अब बनने के साथ साथ ये भी ध्यान दो ना, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर से 6 मेंबर रिंग बन रही। और ये तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पर भी बने, चाहे आफ्टर बने चाहे बिफोर बने, ये भी मैं आपको फिर से क्लियर करूं कि अगर वो रिंग, और ये मैंने आपको क्या बोला था, देखो भले मैंने ये वर्ड डायरेक्टली नहीं बोल रखा था, लेकिन इतना तो बोला था ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद अगर 6 मेंबर रिंग बनती है बेटा, तो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बोलो हाँ कि ना? ये कल बात हुई थी ना अपनी। तो अब बेटा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक तो क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, फिर उसके बाद 6 मेंबर रिंग बन गई, तो अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा, मतलब H पॉजिटिव को और डोनेट होने से डिफिकल्टी होगी। और जब H पॉजिटिव बाहर ही नहीं जा पाएगा बेटा, तो फिर हमारे पास एसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा होगी। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब तक H पॉजिटिव डोनर नहीं बनेगा बेटा, तब तक अच्छा एसिड कैसे कहलाएगा? इज दैट क्लियर? तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, इसमें आपका फिर वो -M डोमिनेंट नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। तो इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पहले बनता है, मैं इसी वजह से फिर से उस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं जो कल मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड पहले बनेगा तो बेटा स्टेबिलिटी हमारे पास, या हम ये कह सकते हैं वो अच्छा एसिड नहीं बन पाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बाद में बनता है तो वो एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हमारा वो कॉन्जुगेट बेस अच्छा, मतलब कॉन्जुगेट बेस हमारा स्टेबल ज्यादा होगा, तो एसिड हमारे पास उतना अच्छा बन पाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझे? ठीक। और उसके बाद देखो मैंने इसलिए आपको कहा कि थर्ड मैंने पहले क्यों लिया, ये तो -M तो डोमिनेंट है, फिर उसके बाद देखो फर्स्ट लिया, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन केवल आपका और मेरा ऑर्डर में जो डिफरेंस आ रहा था वो फर्स्ट और थर्ड में, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट थर्ड में क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड को मैंने क्यों लिया बेटा? क्योंकि वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं बनने वाले, जबकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर बनती है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट एवरीवन? अरे समझे मेरी बात को? तो उस बेसिस पे बेटा हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा थर्ड फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर हमारे पास फोर्थ। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताइए? समझे? ठीक है, तो किया, नोट डाउन किया, आगे मूव कर रहे हैं बेटा। अब मैं जो बात कर रहा हूं यहां पर कंप्लीटली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे है, लेकिन एसिडिक क्वेश्चन यहीं चल रहा है तो उसको कंप्लीटली यहीं पर पूरा आपको समझा दूं। रिएक्शन बहुत ही वैरायटी के आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो बनेंगे, केसेस जो बनेंगे, वो एक ही टाइप के चलेंगे जो आपके बोर्ड पर आपको लिखते हुए चल रहा हूं। अगर प्रैक्टिकली मुझे इस चीज को देखना है, जो आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे भी, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकल सब आपके ऑर्गेनिक के जो 12th में आप करोगे, ये सब 12th में आपको मिलेंगे जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, और होंगे भी ऐसे ही। इसे ध्यान रखिएगा ताकि आपको कंप्लीटली वो कनेक्ट हो, और ऐसा ना लगे, ऐसा ना हो कि बेटा आप वो क्वेश्चन इस चीज को भूल जाओ ना, तो प्रैक्टिकल तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, बस हो रहा है, दिख रहा है, उससे मतलब रहेगा। और ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल से वो क्वेश्चन जेईई में जरूर बनाता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है बेटा, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं सबसे पहले, फिर मैं आगे जाऊंगा कि मेरे पास कोई एक एसिड फर्स्ट है और कोई दूसरा एसिड मेरे
सेकंड है उसका सॉल्ट, तो मैं लिख रहा हूं सॉल्ट ऑफ एसिड 2। इसको समझिएगा बेटा, मतलब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या किया, एक एसिड लिया जिसको मैंने एसिड फर्स्ट बोल दिया, एक हमने सॉल्ट लिया, लेकिन वो सॉल्ट किसका है, किसी दूसरे एसिड का, मतलब वो ये एसिड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ पा रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? मेरे पास दो अलग अलग एसिड है, चलो ठीक है मैं ऐसे समझता हूं, अब इतना तो दिमाग में रख सकते हो, दो अलग अलग एसिड है, दो अलग अलग एसिड है, तो एक को मैंने एसिड के बेसिस पे रख दिया, एक मैंने क्या किया, दूसरे एसिड का सॉल्ट बना लिया। अब सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस डाल के, तो सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपने दूसरे एसिड का सॉल्ट बना लिया, और तो मैंने क्या लिया बेटा, सॉल्ट ऑफ एसिड। इज दैट क्लियर? है ना बेटा मेरी बात? ठीक है। तो अब जब ये कंडीशन आई बेटा, उसके बाद अब रिएक्शन, अब ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल का मतलब आगे जा रही कि नहीं जा रही, फिजिबल का मतलब होता है आगे मूव करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। तो अगर बेटा ये रिएक्शन चलेगी तो ये प्रोडक्ट बनाएगा बेटा एसिड 2 प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड फर्स्ट। उस एसिड का, जो एसिड फर्स्ट था उसका सॉल्ट बन जाएगा, और जो एसिड 2 का सॉल्ट था उसका एसिड बन जाएगा। अगर ये रिएक्शन फिजिबल होगी तो ये रिएक्शन में ऐसा होगा। और ये रिएक्शन फिजिबल क्यों होगी ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अब यही हमें अपने को जानना है कि मैंने क्या बोला, अगर ये रिएक्शन फिजिबल होगी तो ये ऐसा बनेगा कंपलसरी, लेकिन ये रिएक्शन फिजिबल क्यों होगी ये मैं बता रहा हूं। तो दो पॉइंट है बेटा, एक तो रिएक्शन का फिजिबल होना, दूसरा रिएक्शन फिजिबल क्यों हो रही है, ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? समझ पाए ना मेरी बात को? ध्यान दो बेटा, मैं ये बात करने के लिए जा रहा हूं कि यहां पर ये रिएक्शन फिजिबल क्यों है। सबसे पहले आप फिजिबल का मीनिंग लिखेगा कि ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल है, ये रिएक्शन हमारे पास फिजिबल है। फिजिबल का मतलब रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, द रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, द रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, दैट इज द कंडीशन ऑफ अ फिजिबल। कोई भी रिएक्शन अगर आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, वो रिएक्शन फिजिबल है। मैं अगर आपसे बात करूं बेटा कि आइस का मेल्ट हो जाना, रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो रही है आइस, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, आइस से उसका लिक्विड फेज बन रहा है, हाँ कि ना? तो क्या कहेंगे कि वो रिएक्शन फिजिबल है एट रूम टेम्परेचर पर। तो वो फिजिकल चेंज फिजिबल है एट रूम टेम्परेचर पे। ऐसे ही बेटा अगर ये रिएक्शन आपकी हो रही है यानी फिजिबल है, तो इसका मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ पाए मेरी बात को अच्छे से, हाँ कि ना? अब बात यह आती है बेटा कि यहां पर ये रिएक्शन फिजिबल क्यों होगी। फिजिबल हो रही तो ठीक है, चलो बेटा ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये फिजिबल रिएक्शन क्यों होगी और कब होगी। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब एसिड, देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूं, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब एसिड 1 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो और जो एसिड 2 बने, अब एसिड 2 यहां बन रहा है, एसिड 2 जो बन रहा है बेटा वो आपका वीक एसिड हो, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी। यानी आपका सही साइन ये बता रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर एसिड हमारे पास जो हो बेटा वो वीक एसिड हो और एसिड 2 जो है बेटा हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। मतलब आपको चेक क्या करना है बताइए फिर से, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसे डिसाइड करो, एसिडिक स्ट्रेंथ से। अब वो ढूंढना तो अपने को आता है, यस और नो? जल्दी बताइए।
तो इन सिंपल वर्ड अगर रिएक्शन फॉरवर्ड एक्स में चल रही है बेटा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि बनने वाला एसिड 2 क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वीक एसिड। और अगर वीक एसिड है तो रिएक्शन मूव करेगी, अगर वो वीक एसिड नहीं है तो रिएक्शन मूव नहीं करेगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? दैट इज द फिजिबिलिटी। मतलब ये क्या कहलाएगी बेटा, उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी की, हाँ रिएक्शन फिजिबल होना चाह रही कि नहीं होना चाह रही। समझे ना मेरी बात को एवरीवन? ठीक है, ये चीजें बेटा बहुत सिंपल हैं, थोड़ा चीजों को कनेक्ट करिएगा, समझिएगा, तो चीजें आपको अच्छे से पता चल पाएंगी, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बोला सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर रिएक्शन फिजिबल है तो मैंने आपको बोला कि ये कंडीशन होनी चाहिए, तो मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूं, तो आपको देखना है कि जो एसिड फर्स्ट है और एसिड सेकंड है उनमें कौन ज्यादा एसिडिक है। जो ज्यादा एसिडिक होगा बेटा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो कम एसिडिक होगा बेटा वो वीक एसिड होगा। सही है? बस उस बेस पे आप डिसाइड कर लोगे कि रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी। डन? बाकी अपने को कोई चेक करने की जरूरत, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक एग्जाम्पल के बेसिस पे। अगर एग्जाम्पल के बेसिस पे HCOO H प्लस CH3COONA, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है बेटा हमारे पास CH3COOH प्लस HCOO नेगेटिव या Na पॉजिटिव जो भी है Na। अब बताइए बेटा ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है? बताइए, अरे बोलो, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों होगी आपसे पूछूं रीजन तो? कौन सा एसिड यहां पर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, बताइए आप। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कि एसिडिक एसिड? फॉर्मिक एसिड। तो अब ये एसिड हो, ये वीक एसिड हो गया। तो मुझे बताइए बेटा, रिएक्शन फॉरवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन का मूवमेंट अगर आपका हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग से वीक के डायरेक्शन में हो रहा है तो रिएक्शन फिजिबल होगी, हमने बात कर रखी है। तो यानी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर फुलफिल हो रही बेटा ये रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर? समझे? पक्का? तो आगे देखो बेटा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है HCOOH give C6H5 COOH प्लस COONA। बताइए फिजिबल है कि नहीं है कि? हाँ बताइए बेटा, पहली रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है? नहीं है? नहीं है? ठीक। तो पहली रिएक्शन बेटा हमारे पास फिजिबल है, मैं इतना ही कहूंगा। ऐसे ये भी रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दिस वन, ये वीक एसिड। आपको लिखवा रखा कि बेटा फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है, ये स्पेशली लिखवा रखा है। अब उसको अपन याद नहीं रखेंगे तो अलग बात है बेटा, वो हमारी फितरत है तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। इससे ये रिएक्शन फिजिबल होगी, ठीक है ना। नीचे आ जाता है बेटा, एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको हम किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेटा अगर वो रिएक्शन मूव कर रही है तो फिर से ये कहूंगा कि बेटा यहां पर बनने वाला जो ये एसिड है, जैसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, उसका pKa वैल्यू
इसका नियर बाय 6.4 के अराउंड होता है, जितना मुझे याद है बेटा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं केवल समझाने के लिए आपको यहां पर कंप्लीटली बता रहा हूं। और इसका पीके वैल्यू अगर मैं बात करूं, इसका पीके वैल्यू लेस देन 6.4 है। अब पीके वैल्यू ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा, कि पीके वैल्यू कम होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा? कम होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर कम होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कंपैरिजन में, ये वीक एसिड हो गया, हाँ कि ना? बताओ जल्दी से बेटा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। जल्दी बोलो यस नो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग से वीक के डायरेक्शन में जाना है बेटा, मुझे यही करना है। और मैंने ये कंडीशन लिख भी दी आपके पीके कंडीशन के बेसिस पे, समझे? अरे समझे? तो अब बात ये आती है बेटा, अब मैं आपको वो एक्सपेरिमेंटली पूरा समझाऊं इस चीज को किस तरीके से होता है। कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास जितनी यहां जैसे ऑर्गेनिक एसिड जो लिखे हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड में अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं तो एफरवेसेंट्स के साथ CO निकलती है। अब एफरवेसेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इनो देखा है? इनो देखा है? इनो जब आप वो पाउच को ओपन करके आप ग्लास में डाल रहे हो बेटा, उसके ऊपर उसके बाद पानी डालते हो, तो क्या होता है बेटा? वो एफरवेसेंस फील होता है पूरा, वो फोम बनते हुए, वो फोम पूरा बनते हुए आपको फील हो रहा है? यस और नो? दैट इज द इनिशिएशन ऑफ अ CO2। उसको क्या बोलते हैं? वो CO2 का इनिशिएशन होना। और वही आपको क्या हो रहा है बेटा, जैसे आप इनटेक करो, बाकी जो अंदर प्रोसेस आपकी चल रही है भाई, वहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आपने जो लिया है बेटा, तो मेरा कंसर्न ये बेटा, वो वैसा ही सेम सिचुएशन आपको यहां पर ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में दिखेगा। तो समझ जाना कि CO2 निकल रही है। इज दैट क्लियर? तो उसको बोला जाता है एफरवेसेंस के साथ, मतलब वो जो फोम बन रहा है या वो जो झाग बन रहा है बेटा, या जो CO2 के निकलने का वो फील आपको दिख रहा है, उसको एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस के साथ अगर आपकी CO2, एफरवेसेंस के साथ अगर आपकी कोई भी गैस रिलीज हो रही बेटा, इसका मतलब वो CO2 ही है। इज दैट क्लियर? और अगर वो H2O में होगा तो कार्बोनिक एसिड ही बनाएगा। यस और नो? अरे समझे? तो इसलिए ये रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी, और यही उसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? तो ये जो रिएक्शन लिखी उसी पे बेस्ड है। यहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा, PHOH के साथ अगर आप NaHCO डाल दो, NaHCO3 डाल, तो यहां पर बेटा आपका जो बनेगा वो हमारे पास PHONA बनेगा प्लस H2CO3 बनेगा। और मैं मेंशन कर दे रहा हूं बेटा कि इसका जो पीके वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6.4 होता है। इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ये रिएक्शन कभी भी फिजिबल नहीं होती बेटा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। यहीं पर दूसरी रिएक्शन लिखूं, C6H5COH NaHCO3 to give C6H5COONA प्लस हमारे पास H2CO3। अब आप खुद समझिए, एसिड से बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है कि एसिडिक एसिड? बताइए जल्दी से। बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है कि एसिडिक एसिड? अभी आपके सामने लिखा भी था, एक क्वेश्चन करवाया भी था। कहो तो आपको दिखा दो बेटा, ये वाला केस। क्या बताया था मैंने कि बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप अटैच है तो हमारा ज्यादा एसिडिक होगा। जब ये इससे ज्यादा एसिडिक है तो इसकी पीके वैल्यू तो इसके केसेस से और भी क्या होगी बेटा? कम होगी। तो मैं लिख सकता, अगर मैं इसी से बेटा, तो पीके वैल्यू इज लेस देन 6.4, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा बेटा? रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये रिएक्शन फिजिबल है। तो बेंजोइक एसिड में अभी आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो तो बेटा एफरवेसेंट के साथ CO2 निकलते हुए दिखती है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लो, फिर आप चेक कर लेना कि कोई भी पॉइंट आपको परेशान ना करे।
जैसे स्पेसिफिक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड देखो वैसे क्लियर है, पिक्रिक एसिड मतलब एसिड हम बोल रहे हैं खुद ही। इसकी पीके वैल्यू जो होती है वो नियर बाय, अगर मैं बोलूं आपको तो पीके नियर बाय होती है। और वैसे भी हम ये कहते हैं पीके वैल्यू जिसकी लेस देन 1 होता है बेटा, लेस देन 1 वो मोस्ट एसिडिक माना जाता है। जिसकी पीके वैल्यू लेस देन 1 होती है हम जनरली उसको बोलते हैं वो मोस्ट एसिडिक है। तो पिक्रिक एसिड भी हाईली एसिडिक होता है। अब क्यों होता है, आपके सामने कंडीशन है भाई, H निकलने के बाद ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा हमारे पास ऑर्थो तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं और वो भी स्ट्रांग। तो वो क्या करेगा बेटा, स्टेबिलिटी को एनायन की बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, इसलिए एसिड क्या होगा बेटा, बहुत स्ट्रांग कहलाएगा। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं NaHCO3 के साथ करूं तो बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ONA यहां बन जाएगा और यहां NO2, यहां NO2 और यहां NO2 प्लस H2CO3। अब बताइए रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, बताइए। अब फिजिबल है, बिल्कुल है बेटा। बेटा समझ में आ रहा है ना सबको यार, क्योंकि यहां पीके वैल्यू कितनी लिखी है 0.77 और वहां इसकी कितनी थी 6.4। तो अब इससे तो बेटा पीके वैल्यू बहुत कम है ना, तो ऑब्वियस है कि रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं, मतलब ये वीक एसिड है उसके रिस्पेक्ट में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी बेटा, फिजिबल होगी। रिएक्शन फिजिबल होगी इसका मतलब हमारे पास, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जबकि आपने देखा होगा कि फिनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। फिनॉल के साथ, अगर इससे पहले वाले में लिखा ना बेटा यार, ये फिनॉल ही था, हाँ कि ना, हाँ। तो कहां खोए हो भाई, फिनॉल था का तो कोई नहीं बोलने को भी तैयार है भाई। ये फिनॉल था तो बेटा फिनॉल में ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन फिनॉल के डेरिवेटिव में ये रिएक्शन हुई। तो इससे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली रिएक्शन उसके कंप्लीटली पीके वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बनने वाला वहां एसिड वीक होगा तो रिएक्शन होगी, फिर चाहे वो फिनॉल हो फिर चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो। स्टूड एवरीवन, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो मैं तो ये बोलता हूं बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप उसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और क्वेश्चन उनसे इस बेसिस पे बनते हैं क्योंकि फिनॉल का डेरिवेटिव है, तो जनरली बच्चा ये सोचता है कि भाई फिनॉल के लिए तो हम अगर कोई भी यहां पर NaHCO3 डाल रहे हैं तो वो हमारे पास रिएक्शन को फिजिबल नहीं बनाएगा। लेकिन यहां ध्यान दो, आपके सामने वो कंडीशन आ गई बेटा कि फिनॉल डेरिवेटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो ये एक प्रैक्टिकल फिनोमेना था बेटा, इसको परफेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।